नमस्कार। आज हम दो शख्सियत के बारे में बात करेंगे। एक शख्सियत के बारे में विस्तार से, एक शख्सियत के बारे में बिल्कुल उससे शुरू कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है और अगर यूपी की भाषा में बोले तो ठोका गया है। और उसके पीछे जो कारण दिया है वो कारण ये दिया है कि उमर अब्दुल्ला हैड द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल at the time of militancy and at the time of boycotting the polls to go and vote। मतलब उनका अपने लोगों के ऊपर इतना असर था कि जब पूरी तौर पे आतंकवाद अपनी पराकाष्ठा पे था, जब आतंकवादियों ने पोल बहिष्कार का नारा दिया था, उस समय भी उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि आप वोट करिए, लोकतंत्र की प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए, और उन्होंने वोट किया था। ये कैसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, ये तो बियॉन्ड कॉम्प्रहेंशन है। और उसी देश में एक साहब है अनिल अंबानी। अनिल अंबानी जी ने 7 फरवरी को लंदन कोर्ट में खड़े होकर कहा कि मेरी नेटवर्थ जीरो है। हिंदुस्तान में कई जगह उन्होंने अपने दावे दायर कर दिए हैं बैंकरप्सी के, लेकिन वहां उन्होंने लंदन कोर्ट में खुलेआम कहा है कि मेरी नेटवर्थ जीरो है। मतलब मेरी नेटवर्थ भी कुछ 2-4 हजार रुपया होगी। भाई एक मैं पेन रखा हूं जिसका शायद 200 रुपए है, कोट पहना हूं तो 400-500 रुपए का, कुछ एक फोन लेता हूं 10-20 हजार रुपए का, तो मेरी नेटवर्थ भी कुछ है। इन भाई साहब की नेटवर्थ जीरो है, इन्होंने खुद ही एडमिट किया है। लेकिन जब हिंदुस्तान के रफाल जहाज के कुछ पुर्जे बनाने का या उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो इनको दिया जाता है। तो इस देश में एक व्यक्ति जिसकी नेटवर्थ जीरो है, जिसके ऊपर देश विदेश में पैसे को लेन देन को लेके मुकदमे चल रहे हैं, उसको हम लोग किसी भी तरह से उसको कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट, वो भी रक्षा जैसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और एक व्यक्ति जो अपने लोगों को मिलिटेंसी के समय मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट देने की बात करता है, उसके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए ठोक दिया जाता है। आज हम लोग बात ज्यादा अनिल अंबानी की करेंगे। ये थोड़ा हिस्ट्री समझ लीजिए क्या हुआ। धीरूभाई अंबानी इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति इस मामले में कि उन्होंने स्क्रैच से बहुत बड़ा एक एम्पायर बनाया। जुलाई 2002 में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो गई थी और जिस समय वो उनकी मृत्यु हुई थी उस समय उनका जो अंबानी एम्पायर था करीब 28,000 करोड़ का था। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, ये पब्लिक लिस्टिंग इसकी पहली बार 1977 में हुई थी। कम समय में इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था। जब इनकी डेथ के बाद इनके जो 2 लड़के थे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, जो इनके साथ बिजनेस करते थे, उसमें से मुकेश अंबानी जो केमिकल इंजीनियर और मैनेजमेंट डिग्री है स्टैनफोर्ड की, और अनिल अंबानी जिनकी एमबीए की डिग्री वॉटन यूनिवर्सिटी की है, ये दोनों लोगों का बीच में लोगों ने बिजनेस शुरू किया। लेकिन 2005 आते आते इन लोगों के आपस के रिश्ते अच्छे नहीं थे। दोनों भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि इनकी मां को इंटरवीन करना पड़ा, कोकिलाबेन को। 2005 में कोकिलाबेन की मध्यस्थता के बाद बापू मुरारी, आईसीआईसीआई बैंक के केवी कामत, एक सीए जो एस गुरुमूर्ति थे, इन सब लोगों ने मिलकर दोनों भाइयों के बीच में एक सुलह समझौता कराया और जो धीरूभाई अंबानी का एम्पायर था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। उसका पेट्रोकेमिकल वाला जो वो था वो मुकेश अंबानी के पास गया, और जो टेलीकॉम वाला बिजनेस था जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, 2002-2003 में लॉन्च हुआ था, वो अनिल अंबानी के पास आ गया। अनिल अंबानी ने अपने ग्रुप का नाम RDAG उस समय रखा, रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप। इसमें उन्होंने रिलायंस कैपिटल था, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर था, रिलायंस पावर था, और साथ ही साथ 1991 में इन्होंने जब शादी की थी टीना अंबानी के साथ, जो फिल्म के बैकग्राउंड से आ रही थी, शायद उनकी वजह से या उनके मोटिवेशन से इन्होंने रिलायंस एंटरटेनमेंट भी शुरू किया, और जिसमें बड़े स्तर पे शुरू किया, एडलैब उसमें बनाया, और फिर बहुत बड़े बड़े विदेशी कलाकारों के साथ कुछ जॉइंट वेंचर किए। ये जब 2005 में इन लोगों का डिवीजन हुआ, उस समय एक नॉन कॉम्पिटिटिव क्लॉज भी भाइयों ने आपस में लिखा था कि हम आपके बिजनेस में कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे, आप मेरे बिजनेस में नहीं आएंगे कुछ समय के लिए। इसके बाद इनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा अनिल अंबानी जी का। 2008 में फोर्ब्स की जो नेटवर्थ की लिस्ट थी उसमें इनके पास जो इनकी नेटवर्थ थी वो करीब 42 बिलियन US डॉलर की बताई गई। मतलब मोटे तौर पे अगर आप कहें 52 बिलियन का मतलब करीब करीब अगर 71 रुपए 50 पैसा जो आज डॉलर का रेट है उससे कन्वर्ट करें तो करीब करीब 3 लाख करोड़ की इनकी नेटवर्थ थी। ये 6th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड उस समय हो गए थे। लेकिन यही अनिल अंबानी 2019 में 3 लाख करोड़ से इनकी नेटवर्थ $109 मिलियन करीब 780 करोड़ रह गई थी।
मतलब कहां 3 लाख और कहां 780 करोड़। मैं आपकी समझ के लिए बता दूं कि जैसे बॉक्स ऑफिस में बहुत सी पिक्चरें हैं, 2019 की पिक्चरें, वॉर ने 475 करोड़ का बिजनेस किया था, कबीर सिंह ने 380 करोड़ का किया था, उरी ने 342 करोड़ का किया था। मतलब ये कोई दोनों पिक्चरें का अगर कुल कमाई भी देख लें तो वो कमाई हमारे अनिल अंबानी जी की नेटवर्थ से कहीं ज्यादा हो जा रही थी। अनिल अंबानी जी का जो बेस्ट फेज था वो 2008 से 2014 का था, और इनके जो पतन के कारण है वो बहुत नोन है। ये बहुत ब्रैश है, बहुत ही मतलब किसी को कुछ समझते नहीं है। ये संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस हरदम करते थे कि भाई चीज ये थी कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पत्रकारों को जिसको आना है आया, पत्रकार को आना पड़ता था। संडे को जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी जाती है, एज एन एक्सेप्शन ठीक है, लेकिन जनरली नहीं रखी जाती। ये बंबई में रहते हुए साउथ बॉम्बे से धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी जो है कुछ किलोमीटर की बात है, उसमें भी हेलीकॉप्टर से जाते थे। 2 हफ्ते में 2 बार ये हेलीकॉप्टर से वहां अपना जाते थे। फिर इनकी दोस्ती जो थी अमिताभ बच्चन, सहारा के सुब्रत राय और अमर सिंह, इन लोगों से बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी। आप अगर देखिए उसके बाद इन लोगों के सितारे गर्दिश में आए, अमिताभ बच्चन को छोड़ के, क्योंकि वो तो एक्टिंग करते थे। सुब्रत राय, सहारा और अमर सिंह के सितारे गर्दिश में आने के साथ साथ इनके सितारे भी गर्दिश में आ गए। एक कारण और था कि अनिल अंबानी को तुरंत कोर्ट केस करने की आदत है। मतलब कुछ हुआ नहीं, तुरंत कोर्ट केस, वो चाहे अपना भाई हो, चाहे वो कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई एनालिस्ट हो, अगर कुछ भी किया, और कोर्ट केस ऐसे वैसे नहीं। 1000 करोड़ का मानहानि का दावा, 10,000 करोड़ का मानहानि का दावा, कुछ इस तरह से ये लोगों को ट्रीट करते हैं। बहुत सी चीजें सामने से नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो थर्ड आई के माध्यम से मैं देखने की कोशिश किया है मैंने, मेरे हिसाब से इनके डाउनफॉल का कारण एक तो इनका अपना व्यवहार, इनकी अपनी बिजनेस स्टाइल जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी के साथ जो इन्होंने जो भी कहिए ठीक से उनसे व्यवहार नहीं किया, कुछ मुकदमे भी करने की कोशिश की है, उनको भी कहीं कहीं आपत्तिजनक बातें कही उनके बारे में, वो शायद मुकेश अंबानी भूले नहीं थे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अब जो आगे मैं आपको सिलसिला समझाऊंगा उसके अनुसार इनके डाउनफॉल में मुकेश अंबानी का एक बहुत, मतलब अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं वो रोल है। 2010 में जब ये नॉन कॉम्पिटिटिव क्लॉज इन लोगों का खत्म हुआ तो मुकेश अंबानी ने तुरंत टेलीकॉम बिजनेस में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को टेक ओवर किया 4800 करोड़ से। वो तुरंत जैसे वेट कर रहे थे इस बिजनेस में आने के लिए। ये भी हो सकता है कि उनको लग रहा था कि बड़ा बिजनेस है, लेकिन अब अगर आप आगे की चीजें देखेंगे तो मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो के आने से अगर कोई सबसे बड़ा किसी को नुकसान हुआ है तो वो अनिल अंबानी उनके भाई हैं, क्योंकि जियो की एंट्री इज द बिगेस्ट ब्लो। हुआ क्या था कि जो रिलायंस आरकॉम था ये सीडीए में टेक्नोलॉजी में शुरू में आया था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बोलते थे उसको। और दूसरा जो जीएसएम था जिसमें वोडाफोन, एयरटेल, बाकी लोग थे, वो जीएसएम पे काम करता था, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। अब दिक्कत क्या थी कि सीडीए में 2G 3G के बियॉन्ड नहीं चल सकता था, जबकि अब 4G 5G की बात हो रही है तो उसमें जीएसएम ही कारगर हो सकता था। 2016 में रिलायंस जियो आया, उसके आते ही गेम चेंज हो गया पूरा इंडस्ट्री का, और उसके बाद आरकॉम की हालत बहुत बुरी हो गई। एक समय ऐसा आया कि अब आरकॉम दिवालिया की तरफ चलने लगा, और आरकॉम को यह भी हुआ कहीं पे कि रिलायंस जियो खरीद के उनको बेल आउट करेगा। तो तय हुआ था कि 18,000 करोड़ रुपए में उनके एसेट्स बेचे जाएंगे। लेकिन वहां पे मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो जब खरीदने आए तो उस समय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा था कि आप जब इसको खरीद रहे हैं तो इनकी लायबिलिटीज भी आपको जिम्मे होगी। वो मुकेश अंबानी ने मना कर दिया और वो डील हो नहीं पाई। वो जब डील नहीं हो पाई तो वो एक खराब मुहावरा बोल रहा हूं, कोड़ में खाज हो गई। कोड़ ऐसे ही था, उसमें खाज और हो गई। तो ये तो ऐसे ही मुश्किल में थे, उसके साथ अब जियो भी इनको बेल आउट नहीं कर पाया। 2019 में आरकॉम की लायबिलिटी करीब 48,000 करोड़ थी। आप बिजनेस भी समझ लीजिए क्या था। आरकॉम का 2008 में जो रेवेन्यू था वो 19,000 करोड़ था 2008 में। 2018 में ये रेवेन्यू 19,000 करोड़ से घट के 4,684 करोड़ रह गया था। मैं सिर्फ इसको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अंदाज हो जाए कि कहां से कहां ये पहुंच गए थे। अनिल अंबानी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2008 में था वो करीब 1,65,000 करोड़ था। फरवरी 2019 में मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,65,000 करोड़ 10-11 साल के अंदर 1,687 करोड़ रह गया था, करीब करीब 1% से भी कम। जो अनिल अंबानी की कंबाइंड वैल्यू जो 22 फरवरी 2018 में उनकी कंबाइंड लिस्टेड फर्म्स की, जितनी फर्म जो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, वो 24,992 करोड़ है। इसी समय मुकेश अंबानी की जो कंबाइंड वैल्यू है उनकी लिस्टेड फर्म की 18 फरवरी 2018 में
70,592 करोड़ है। मतलब ये 24,000 करोड़ पे है, वो 7,70,000 करोड़ पे है। इतना फर्क दोनों भाइयों में हो गया था। फरवरी 2019 में ये इनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि भाई अगर आप अब पैसा नहीं देंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। वो एक स्वीडिश फर्म एरिक्सन थी, उसने एक 550 करोड़ रुपए इनको देना था और उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मुकेश अंबानी ने शायद ये पैसा देके इनको जेल जाने से बचाया था। इसी रेफरेंस में मैं आज बता दूं, आज ही एक टेलीग्राफ की रिपोर्ट भी है। 13 फरवरी 2019 में हिंदुस्तान के उस समय के जो सीजीआई गोगोई थे, उन्होंने जो 2 कोर्ट मास्टर कह लीजिए, कोर्ट क्लार्क बोल लीजिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवर्ती को नौकरी से बर्खास्त किया था। और इसलिए किया था क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि ये दोनों जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी हैं, दे वर ट्राइंग टू टेम्पर विथ जुडिशियल ऑर्डर, जिसमें वो ये कोशिश कर रहे थे कि अनिल अंबानी की पर्सनल अपीयरेंस ना लगे। तो जो ऑर्डर था उसमें वो कुछ हेराफेरी करने की कोशिश किए थे। सीजीआई ने जो कमेटी बनाई उस प्रोब के आधार पे इनको बर्खास्त किया था। हालांकि अभी बात ये आ रही है कि शायद उनको फिर रीइंस्टेट करने की नए सीजीआई बात कर रहे हैं। हालांकि उसमें भी एक एंगल है, लोगों को लगा था कि बर्खास्त करना बहुत हार्श था और इतना मतलब किसी को नहीं। हालांकि अगर आप कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर से खेल रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसमें तो कुछ हार्श नहीं है। लेकिन उसका एक एंगल ये भी था कि अगर वो उस समय सीबीआई इंक्वायरी दे दी जाती कि ये किसके कहने पे, क्यों ये जुडिशियल ऑर्डर को टेम्पर कर रहे थे ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी, तो शायद बात ज्यादा खुल जाती। वो बिजनेसमैन जिनकी वजह से ये हो रहा था, वो लोग जिसको करवा रहे थे, बहुत लोग इसमें इसके लपेटे में आ जाते। तो शायद उसको समाप्त करने का ज्यादा आसान रास्ता यह था कि इन दोनों लोगों को बर्खास्त कर दो, वहीं पे केस एक तरह से खत्म कर दिया गया। अभी क्या हुआ है कि लंदन कोर्ट में चीन के 3 बैंकों ने, जो इन्होंने लोन लिया था अनिल अंबानी जी ने उनसे, आरकॉम मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन ने 925 मिलियन यूएस डॉलर का 2012 में, उसके रिकवरी सूट फाइल किया है 700 मिलियन यूएस डॉलर का। 7 फरवरी को हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर 100 मिलियन यूएस डॉलर आपको हर हालत में जमा करने हैं। आपको मतलब अनिल अंबानी को। अनिल अंबानी ने इसी जरा के दौरान कहा है कि मेरी नेटवर्थ जीरो है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। अब मैं इस जानकारी के लिए बता दूं कि आज की तारीख में 2020 में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 56.5 बिलियन यूएस डॉलर है, करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपया। ये रिचेस्ट मैन इन एशिया हैं। इनकी देनदारी जो इमीडिएट है वो 100 मिलियन है, मतलब करीब 700 करोड़। मुकेश अंबानी के 4 लाख करोड़ में 700 करोड़ 0.1, मतलब वो 1% भी नहीं है। तो ये चीज अभी प्रूव हो जाएगी कि जैसा कहा जा रहा है कि अनिल अंबानी को अपनी जगह बताने का काम मुकेश अंबानी कर रहे हैं, ये सही है या गलत, ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।